हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आके मौर्या भाई हिंदी पर। दोस्तों, हिंदी में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है काव्य शास्त्र, जिसके प्रश्नोत्तरी लेकर मैं आया हूँ। आप इसे ध्यान से देखें और अपनी तैयारी को और भी मजबूत करें। ध्यान रहे, यह वीडियो हिंदी विषय से टीजीटी, पीजीटी और जो अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे यूपी टेट, सिपाही भर्ती और जहाँ पे हिंदी विषय है जिसमें व्याकरण से, छंद से क्वेश्चन बनते हैं, अलंकार से क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे और बहुत ही अच्छे ढंग से प्रश्नोत्तर के जवाब को यहाँ पे हम देने की कोशिश करेंगे। और आप ये भी कोशिश करेंगे कि आप इसे देखकर, इस वीडियो को देखकर आपको ये भी समझ में आएगा कि हाँ, आज हमने कुछ पढ़ा। ठीक है, तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का एक क्लास। बताना चाहेंगे कि 150 प्लस क्वेश्चन रहेंगे, जिसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो आप ध्यान से देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल आगे बढ़ते हैं आज के पहले सवाल पे। पहला सवाल क्या कहता है कि काव्य के मुख्य कितने भेद होते हैं। क्या है प्रश्न? काव्य के मुख्य कितने भेद होते हैं? ऑप्शन है 5, 3, 4 या 2। काव्य के मुख्य कितने भेद होते हैं? तो आपको यह ध्यान रखना है कि 2 भेद होते हैं। कितने? 2 भेद होते हैं। वो 2 कौन कौन से होते हैं? श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। प्रश्न नंबर 2, शब्दार्थो सहितो काव्यम किस विद्वान की परिभाषा है? शब्दार्थो सहितो काव्यम। तो ऑप्शन है आचार्य विश्वनाथ, मम्मट, भामह या कुंतक। प्रश्न नंबर 2, जी बिल्कुल, शब्दार्थो सहितम काव्यम, सहितो काव्यम। इसका उत्तर हो जाएगा भामह। क्या होगा? भामह। अगला प्रश्न है तीसरा, काव्य के भेद हैं। कितने भेद हैं? श्रव्य, दृश्य, गद्य या ए और बी? अभी मैंने बताया, जी बिल्कुल, ए और बी दोनों, यानी श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य दोनों। प्रश्न नंबर 4, हिंदी में गद्य एवं पद्य की क्या स्थिति है? दोनों पृथक पृथक, दोनों एक ही, चंपू या उक्त सभी? प्रश्न नंबर 4, हाँ, तो है क्या कि हिंदी में गद्य एवं पद्य की जो स्थिति है दोनों अलग अलग है। भाई गद्य है, इसमें कहानी, निबंध इत्यादि जो होता है वो तो वहाँ होता है, बाकी पद्य जो है काव्य है, कविताएं होती हैं उसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, 5 क्या कहता है? काव्य के कितने रूपों में विभाजित किया गया है? काव्य को कितने रूपों में विभाजित किया गया है? प्रबंध, मुक्तक, गद्य या उक्त सभी? प्रश्न नंबर 5, जी बिल्कुल, ये हो जाएगा आपका उक्त सभी। प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं। 6 में क्या है? जी, वाक्यम रसात्मक, वाक्यम रसात्मकम काव्य, काव्य, वाक्यम रसात्मक काव्य, यह परिभाषा किसने दी? उत्तर है ऑप्शन रुद्रट, कुंतक, आचार्य विश्वनाथ, दंडी। तो वाक्यम रसात्मकम काव्यम ये हो जाएगा आचार्य विश्वनाथ जी का। जी, कविता को किसने पेंशन कहा है? सॉरी, पैसन कहा है। कविता को किसने जो है पैसन कहा है? हंट ने कहा है, बिलियर्ड ने कहा, या वर्ड्सवर्थ ने, या कीट्स ने? प्रश्न नंबर 7, तो आपको ध्यान रखना है, कविता को किसने पैसन कहा है? वह होंगे हंट जी। प्रश्न नंबर 8, कल्पना की अभिव्यक्ति काव्य है, यह कथन किसका है? वर्डवर्थ का, शेक्सपियर का, पीवी शैली का या कीट्स का? कल्पना की अभिव्यक्ति काव्य है, कल्पना की अभिव्यक्ति काव्य है, किसने कहा? प्रश्न नंबर 8, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, पीवी शैली। ठीक है, अगला प्रश्न है, आचार्य मम्मट ने काव्य दोषों का क्रम क्या दिया है?
कितने दोष दिए हैं काव्य दोष? तो क्रम की बात करें तो सभी दिया है, ठीक है, 10, 23, 37 उक्त सभी। तो मम्मट ने काव्य दोषों का क्रम क्या दिया? उक्त सभी। प्रश्न नंबर 10, रस के अंतर्गत मूलतः कितने स्थायी भाव हैं? रस के अंतर्गत मूलतः कितने स्थायी भाव है? मूलतः ध्यान रखना है, 10 हैं, 11 हैं, 8 हैं या 9 है? प्रश्न नंबर 10, जी बिल्कुल, रस के अंतर्गत मूलतः कितने स्थायी भाव हैं? 9। 9 रस भी हैं, ध्यान रखना। वैसे आचार्य भरत मुनि ने 8 ही माने थे, बाद में अभिनव गुप्त द्वारा 9 कर दिया गया, तो रसों की संख्या 9 ही मानी जाती है। वैसे 11 हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं 11 में। 11 नंबर क्वेश्चन में काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी गई है? 4 मानी गई है, 6 मानी गई है, 3 या 7 मानी गई है? प्रश्न नंबर 11। तो काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी गई है? 3। कौन कौन से? तो 3 मानी गई है, जिसमें शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष, ठीक है, ये 3 हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, आचार्य भरत मुनि ने स्थायी भाव माने थे, कितने माने थे? ये बताना है आपको, प्रश्न नंबर 12 का। जी बिल्कुल, आचार्य भरत मुनि के द्वारा 8 जो है स्थायी भाव और 8 रस माने गए। भरत मुनि, आचार्य भरत मुनि का प्रसिद्ध रचना है, क्या है? बिल्कुल, नाट्य शास्त्र। प्रश्न नंबर 13, नीर भरे नित प्रति रहे तव न प्यास बुझाए। नीर भरे नित प्रति रहे तव न प्यास बुझाए में कौन सा अलंकार होगा? इसमें कौन सा अलंकार होगा? अलंकार मैंने वीडियो बनाकर बता दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ऑप्शन है विभावना, रूपक, विशेषोक्ति या उपमा अलंकार। प्रश्न नंबर 13, तो इसमें हो जाएगा विशेषोक्ति अलंकार, ठीक है। प्रश्न नंबर 14, ओज गुण का मूल रस है। ओज गुण का मूल रस क्या है? करुण रस, भयानक रस, श्रृंगार रस या वीर रस? प्रश्न नंबर 14, सबसे सरल क्वेश्चन। जी, वीर रस का मतलब जो वीरता है, ठीक है, वह ओज गुण में आता है। प्रश्न नंबर 15, या लकुटी अरु कामरिया पर राज त्यों पुर को तजिडारो में छंद बताइए। या लकुटी और कामरिया, राज त्यों पुर को तजिडारो में छंद बताना है, क्या है? सवैया है, दोहा या बरवे या इनमें से कोई नहीं? प्रश्न नंबर 15, तो ये है सवैया। क्या है? सवैया। सवैया में क्या क्या होता है बताना चाहेंगे। सवैया जो है वर्णिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 23 वर्ण होते हैं, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, आचार्य मम्मट ने कितने काव्य दोष माने हैं? आचार्य मम्मट ने कितने काव्य दोष माने हैं? ऑप्शन है 50, 70, 90 या 100। प्रश्न नंबर 16, तो आपको बताना चाहेंगे आचार्य मम्मट ने जो काव्य दोष माने हो 70। 17 नंबर, हरिणी के नयनानुते हरिणी के ए नयन में कौन सा अलंकार है? हरिणी के नयनानुते हरिणी के ए नयन, हरिणी हरि, ठीक है। तो ऑप्शन है श्लेष, यमक, रूपक, उत्प्रेक्षा अलंकार। प्रश्न नंबर 17 मैंने पहले ही बता दिया, हरि हरिणी, ठीक है। तो यहाँ पर शब्दों की एक ही शब्द 2 बार आया है, लेकिन इनका अर्थ अलग अलग है, इसलिए यमक अलंकार यहाँ पर जाएगा। बिनु पग चले सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना में अलंकार बताना है। प्रतीप अलंकार, उल्लेख, विभावना या असंगति अलंकार। प्रश्न नंबर 18, बिना कारण कोई कार्य हो जाता है तो हो जाता है विभावना अलंकार, इसमें हो जाएगा विभावना अलंकार। प्रश्न नंबर 19, लय संग भक्ति मलाह कर आरूप से ले आओ, इसमें कौन सा छंद है? ये छंद पूछा है। देखिए, छंदों में क्या है, मात्रिका वर्णिक छंद होते हैं, आपको मात्राएं गिननी आनी चाहिए और वर्ण गिनना आना चाहिए, और जगह जगह पर
जो गढ़ होते हैं, इसका सूत्र है यमा तरा जभानस लगा। ठीक है, ये सभी चीज़ें आनी चाहिए। इसका विस्तार से आप जब पढ़ेंगे तभी आप इसको कर सकते हैं। फिलहाल बताने का प्रयास करिए। लय संग भक्ति मलाह कर आरूप ले से ले आओ, इनमें कौन सा छंद होगा? प्रश्न नंबर 19। तो 19 की बात करें तो ये हो जाएगा गीतिका। गीता लिखा हुआ है, गीतिका होगा। ठीक, गीतिका में 24 वर्ण होते हैं, मात्रा होती है, ये मात्रिक छंद है। प्रश्न नंबर 20, विभाव के भेद हैं 20। आलंबन विभाव, आश्रय, उद्दीपन या ए प्लस सी दोनों, यानी ए और सी, आलंबन उद्दीपन है या आश्रय भी है। प्रश्न नंबर 20। जी बिल्कुल, ये दोनों हैं। ठीक है, ए सी। विभाव के दो भेद हैं, आलंबन उद्दीपन। प्रश्न नंबर 21, मातृभूसी मातृभू है, अन्य से तुलना नहीं, इसमें कौन सा छंद होगा? गीतिका, शवैया, बरबे या सोरठा? प्रश्न नंबर 21, इसमें भी गीतिका होगा। क्या होगा? गीतिका। वामन के अनुसार गुणों की संख्या है, यानी काव्य गुण जो है 22 नंबर, 10, 20, 30, 40। प्रश्न नंबर 22। तो वामन के अनुसार जो काव्य गुणों की संख्या है वह 20 है। सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, इस पंक्ति में अलंकार बताना है। प्रश्न नंबर 23, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, अनुप्रास या विशेषोक्ति अलंकार? प्रश्न नंबर 23, सुबिरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, इसमें होगा श्लेष अलंकार। प्रश्न नंबर 24, मम्मट के अनुसार गुणों की संख्या कितनी है? 4, 3, 7, 2। 24 नंबर। तो 24 नंबर क्या हो जाएगा? काव्य गुणों की संख्या क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, राम राजन के राज आए यहाँ, धाम तेरे महाभाग ले जागे अवे, में कौन सा छंद होगा? मालिनी, चौपाई? ठीक है, मालिनी, चौपाई। और ऑप्शन है, क्या है ऑप्शन? सवैया या घनाक्षरी? तो मैं बताना चाहूँगा, तो यहाँ पे इसका उत्तर ये हो जाएगा, क्या होगा? सवैया होगा। ठीक। प्रश्न नंबर 26 की बात करें, महाकाव्य की विशेषता है, महाकाव्य की विशेषता क्या है? पुरुषार्थ, चतुष्टय या महान चरित्र नायक या सर्गबद्ध कथा वस्तु का ऐतिहासिक रूप या उक्त सभी? प्रश्न नंबर 26। तो एक महाकाव्य है तो ये सभी चीज़ें इसमें मौजूद रहेंगी। ठीक है, हाँ। चरण कमल बंदो हरिराई, इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है? उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है या अतिशयोक्ति अलंकार? प्रश्न नंबर 27। जी बिल्कुल, रूपक अलंकार, जहाँ चरण जो है कमल के समान बताए गए और बीच में क्या है? योजक चिन्ह है, इसलिए रूपक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28, वाक्यार्थ के बोध होने में जो पृथक पृथक दोष प्रतीत होते हैं वे क्या कहलाते हैं? रस दोष, वर्णन दोष, शब्द दोष या अर्थ दोष कहलाते हैं? प्रश्न नंबर 28 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जी बिल्कुल, वाक्यार्थ के बोध होने में जो पृथक पृथक दोष प्रतीत होते हैं वो होते हैं शब्द दोष। ठीक है, बहुत फेमस प्रश्न है, कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बौराय जग, या पाए बौराय, इसमें कौन सा अलंकार है? श्लेष, यमक, उत्प्रेक्षा या अनुप्रास? सभी को पता है, बहुत पढ़े हैं इसमें, यमक अलंकार, क्योंकि एक कनक का अर्थ धतूरा, एक कनक का अर्थ स्वर्ण। प्रश्न नंबर 30, वर्णन दोष के भेद हैं, प्रकृति विरोध, पूर्वापर विरोध, अर्थ विरोध या उक्त सभी? प्रश्न नंबर 30 सभी होंगे इसमें। प्रश्न नंबर 30 में सभी होंगे। अगला प्रश्न है, मानव के हृदय में थोड़े समय तक रहते हैं क्या? संचारी भाव, विभाव, स्थायी भाव या अनुभाव? जो पानी की बुलबुलों की तरह होते हैं। प्रश्न नंबर 31, बिल्कुल संचारी भाव। संचारी भाव की संख्या 33 है। ठीक है,
अर्थदोष के भेद हैं, 32 नंबर। अर्थदोष के भेद हैं विद्या विरुद्ध दोष, पुनरुक्ति काल दोष, बाह्यरथ, प्रसिद्धि विरुद्ध दोष या उक्त सभी। 32 नंबर। तो सभी होगा इसमें, उक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। कविता के मुख्य अर्थ में कविता के मुख्य अर्थ में जिसके द्वारा बाधा उत्पन्न हो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? कविता के मुख्य अर्थ में जिसके द्वारा बाधा उत्पन्न हो उसे कहते हैं गुण, दोष, छंद या रस। 35 नंबर। भाई बाधा उत्पन्न हो रहा है अर्थ में तो दोष हो जाएगा इसमें। प्रश्न नंबर 34 का है गुण विपर्यात्मानो दोष किसका कथन है? गुण विपर्यात्मानो दोष यह किसका है? दंडी का है, भरतमुनि, विश्वनाथ या मम्मट। प्रश्न नंबर 34 का डी है कि सी है कि ए है? तो ये जो कथन है वह दंडी जी का है। दंड के तत्व होते हैं वर्णमात्रा, शुभ अशुभाक्षर, वर्णिक गण या उक्त सभी। दंड के तत्व 35 नंबर। तो ये सभी होंगे, उक्त सभी। पीत पात सरिस मन डोला, इसमें कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा, रूपक, उपमा या यमक अलंकार। पीपर पात सरिस मन डोला। प्रश्न नंबर 36। सरिस मंडोला उपमा अलंकार। नकांत मणि भूषण विभाति वनिता मुखम, यह कथन किसका है? भामा का है, दंडी का है, रुद्रट या भरतमुनि। प्रश्न नंबर 37। ये आचार्य भामा का ये कथन है नकांता मणिभूषण विभाति वनिता मुखम। ठीक है, मतलब कोई भी काव्य बिना काव्य गुण के, छंद अलंकार के, ठीक है, रस के अच्छा नहीं होता। जिस प्रकार से कोई स्त्री है बिना अलंकार के, बिना अलंकृत हुए अच्छी नहीं लगती, वो चीज़ें जो है बताया। हाँ, रस के कौन कौन से अंग हैं? अनुभाव है, विभाव है, संचारी भाव या उक्त सभी। रस के अंग प्रश्न नंबर 38। तो रस के अंग ये सभी होंगे, ये ध्यान रखना है। दोस्तों आ गए हम 39 नंबर पे। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहे हो तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब करे रहेंगे तो इसी प्रकार से वीडियो आपको हमेशा समय समय पर मिलती रहेगी, जिससे आप अपने हिंदी नॉलेज को, हिंदी ग्रामर को, हाँ, हिंदी साहित्य को और अच्छा बना सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 39। आचार्य वामन के अनुसार काव्य का सर्वोत्तम तत्व क्या है? छंद है, अलंकार है, गुण है या रस है? यानी वामन ने किसको इसमें से अच्छा तत्व बताया काव्य का, ये बताना है जी। बिल्कुल गुण की बात किए थे वो, कि काव्य गुण ही है जो सबसे अच्छा माना जाता है। प्रश्न नंबर 40 है काव्य दोष है। काव्य दोष है क्या है? शब्द दोष, अर्थ दोष, रस दोष या उक्त सभी। काव्य दोष क्या है? 40 सभी होगा इसमें, सभी दोष आते हैं इसमें। पानी बीच मीन पियासी, मोही सुन सुन आवे हांसी में अलंकार बताओ। संदेह, विशेषोक्ति, यमक या अनुप्रास अलंकार। पानी बीच मीन प्यासी यानी पानी में रहकर मछली प्यासी है, अब मुझे सुन सुन के यह हंसी आ रही है, तो इसमें अलंकार बताना है। 41 नंबर जी, विशेषोक्ति अलंकार हो जाएगा इसमें, विशेषोक्ति अलंकार। प्रश्न नंबर 42 रसात्मक वाक्य को काव्य की संज्ञा किसने दी? रसात्मक वाक्यम काव्यम, अभी मैंने चर्चा की, बताने का प्रयास करिए। भरतमुनि, मम्मट, रुद्रट या विश्वनाथ। 42 नंबर जी, आचार्य विश्वनाथ। आधुनिकता का महाकाव्य है। आधुनिकता का महाकाव्य क्या है? साकेत है, उर्वशी है, परिप्रवास या उक्त सभी। तो आधुनिक जो युग में जो लिखे गए महाकाव्य हैं वो सभी हैं इसमें। साकेत महर्षि चंद्रगुप्त, उर्वशी दिनकर जी की, परिप्रवास हरिवंश जी की। 44 नंबर
रस सिद्धांत के आदि प्रणेता नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? विश्वनाथ जी हैं, भरत मुनि है, रुद्रथ है, मम्मट है। सबको पता है नाट्य शास्त्र के रचनाकार भरत मुनि। इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली किसकी परिभाषा है? विश्वनाथ की, दंडी की, रुद्रथ की या मम्मट की? प्रश्न 45 बिल्कुल। इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली यह है दंडी की। विचार प्रधानता किसका लक्षण है? पद्य का, चंपू का, गद्य का या उक्त सभी? प्रश्न नंबर 46। तो विचार प्रधानता किसका लक्षण है? सभी का। चंपू काव्य क्या होता है जानते हैं? जिसमें गद्य और काव्य दोनों मिश्रित होते हैं और चंपू काव्य कहलाता है। पिंगल शास्त्र में बंधी रचना है, क्या है? गद्य है, पद्य है, छंद है या छंद युक्त है? 47 नंबर। तो पिंगल शास्त्र में बंधी रचना है छंद युक्त। ध्यान देना है, छंद को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। आचार्य पिंगल थे इनकी प्रणेता। 48 तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती हैं, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक है, श्लेष है, रूपक है या उपमा? तो ये हो जाएगा यमक अलंकार। यहाँ बेर की बात, यहाँ बेर, तीन बेर खाती हैं, 3 बार खाना खाती थी। अब ऐसा समय आ गया कि सिर्फ तीन ही बेर खाती हैं, बेर बैर जो होता है। हाँ आगे 49 नंबर। कुछ और नहीं युग लोचनों में प्रतिबिंबित है अनुराग अमंद, इस पंक्ति में कौन सा छंद है? यह छंद पूछा है। तो जहाँ तक है इसमें छंद 49 की बात करें तो इसमें भी सवैया होगा जो कि वर्णिक छंद है। 50वां। सुर सुर तुलसी शशि में कौन सा अलंकार है? सुर सुर तुलसी शशि, देखो श्लेष है, यमक है, प्रतीप है या अन्वय अलंकार? 50 नंबर। बहुत छोटा छोटा कोटेशन दे देता है, अब आपको लगाना पड़ता है। भाई सुर सुर है, क्या है? दो शब्द, एक ही शब्द 2 बार आया है, उसका अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा। नंबर 51। वाक्यार्थ के बोध होने में जो पृथक पृथक दोष प्रतीत होते हैं वो क्या कहलाते हैं? रस दोष, वर्णन दोष, शब्द दोष या अर्थ दोष? प्रश्न नंबर 51 का हो जाएगा शब्द दोष। ठीक है, अभी इस पर चर्चा हुआ था। रस दोष के भेद हैं। हम लोग प्रश्न नंबर 52 पे आ गए हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। रस दोष के भेद हैं अकांड छेदन दोष, पुनः पुनः दीप्ति दोष मतलब प्रकृति विपर्य दोष, स्वशब्द स्वाचय दोष या सभी? तो रस दोष के भेद क्या है? 52। तो ये सभी दोष होंगे। रस दोष बहुत ढेर सारे हैं, बहुत ढेर सारे। बंदो गुरुपद कंज में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या श्लेष अलंकार? प्रश्न नंबर 53। तो इसमें हो जाएगा रूपक अलंकार। प्रश्न नंबर 54। अधरा पर अलिमडराते में अलंकार बताइए। अल मतलब भंवरा होता है, तो एक भ्रांतिमान है, उपमा है, रूपक या श्लेष अलंकार? प्रश्न नंबर 54। तो भ्रांतिमान, क्या है? भ्रांतिमान अलंकार। बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 55। जिस गुण से काव्य रचना में पाठक तुरंत निमग्न हो जाता है उसे कहते हैं? निमग्न मतलब तुरंत समझ जाता है। क्या करा? प्रसाद, ओज या माधुर्य या उक्त सभी? ध्यान दें, जो काव्य गुण होते हैं वो 3 होते हैं, प्रसाद, ओज गुण, प्रसाद गुण और माधुर्य गुण। ठीक है, प्रसाद, ओज, माधुर्य ऐसे आप काउंट कर सकते हैं। तो तुरंत निमग्न हो जाता है, 55 का कह रहा है, तो 55 का हो जाएगा प्रसाद गुण। क्या होगा? प्रसाद गुण। बिनु गोपाल बैरिनी भई कुंजे में अलंकार कौन है? वात्सल्य है। तो अब यहाँ अलंकार कर दिया, यहाँ रस कहाँ देना चाहिए? ये रस क्या है? ये कौन सा रस है? ये अलंकार गलत छप दिया है। वात्सल्य रस, वियोग श्रृंगार, भक्ति या संयोग श्रृंगार? रस। 56। बिनु गोपाल बैरिन भाई कुंजे, बिनु गोपाल बैरिन वियोग श्रृंगार। ठीक है। 57। उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोपण किस अलंकार में होता है? उपमा में, श्लेष में, रूपक में या उत्प्रेक्षा में? प्रश्न नंबर 57। जी बिल्कुल, उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोपण किस अलंकार में होता है? रूपक अलंकार में। अलंकार के भेद हैं शब्दालंकार,
उभयालंकार, अर्थालंकार या तो सभी। प्रश्न नंबर 58। वैसे तो अलंकार दो ही माने जाते हैं, पर जब दोनों शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों मिक्स हो गए तो वहाँ पर उभयालंकार हो जाता है। 59 का हास्य किस रस का स्थायी भाव है? श्रृंगार का, हास्य का, करुण का या रौद्र का? सभी को पता है हास्य यानी हास्य, ठीक है। श्रृंगार रस के कितने भेद हैं? 3 है, 4 है, 2 या 5? 60 नंबर। बिल्कुल, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार 2 है। प्रश्न नंबर 61 है, शब्दार्थों सहितो काव्यम परिभाषा किनके द्वारा दी गई? आचार्य दंडी, आचार्य मम्मट, आचार्य भामह, आचार्य विश्वनाथ। तो इसका उत्तर क्या होगा? प्रश्न नंबर 61 का हो जाएगा आचार्य भामह, ठीक। अगला प्रश्न है, हम आज बात करेंगे 65 नंबर क्वेश्चन तक, बाकी क्वेश्चन अगले दिन। ध्यान रखिएगा, नहीं वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। रस सूत्र की अनुमितिवादी व्याख्या करने वाले आचार्य हैं, कौन है? भट्टनायक, अभिनवगुप्त, लोल्लट या शंकुक? देखिए टीजीटी के क्वेश्चन आ गए हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन है किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं, तो आप जिसको ध्यान से देखेंगे। 62 नंबर क्वेश्चन, तो रस सूत्र की अनुमितिवाद इसमें शंकुक है, ठीक है। तो पर बारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी कह हवे उर्वशी सुजान। इसमें कौन सा अलंकार है? यमक, अनुप्रास, श्लेष या वक्रोक्ति अलंकार? 3 नंबर, बहुत सरल क्वेश्चन है। बिल्कुल, उर्वशी, उर मतलब हृदय में बसी हुई, उर मतलब हृदय होता है। 64 नंबर, जहाँ कारण बिना कार्य की उत्पत्ति होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? विभावना, विश्वशक्ति, असंगत अलंकार या दीपक अलंकार? 64 नंबर क्या कहता है? 64 नंबर क्या कहता है, बताने का प्रयास करिए। प्रश्न नंबर 64, जी बिल्कुल, जहाँ बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति हो जाए विभावना अलंकार। अगला प्रश्न है, लास्ट क्वेश्चन, दृग उर्झत टूटत कुटुम, चूरत चतुर चित प्रीति, परत गाठ दुर्जन ये, दैनय रीति। इसमें कौन सा अलंकार है? विषम अलंकार यानी विसंगत अलंकार या असंगत? यहाँ पे निदर्शना अलंकार। 65 नंबर, जी हाँ 65 नंबर, यहाँ असंगत अलंकार हो जाएगा। लास्ट में हम आपको दे रहे हैं, इसमें कौन सही होगा आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। निम्नलिखित में यौगिक शब्द छांटिए। दशानन, परोपकार, चतुर्मुख, गोपाल। यौगिक शब्द छापना है, असम में ये व्याकरण का दे दिया है। तो आज के वीडियो में काव्य शास्त्र से 65 क्वेश्चन मैंने हल करा दिए। अगले दिन इतने ही क्वेश्चन, बल्कि इससे कुछ और क्वेश्चन जो है मैं लेकर आऊँगा, तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे। और हमेशा आप आगे रहेंगे जब हमसे आप जुड़ेंगे हिंदी व्याकरण में, तो वीडियो को लाइक आप ज़रूर कर देंगे और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, जिससे कि जो भी वीडियो आपके पास पहुँचे तुरंत, जब भी अपलोड की जाए तुरंत आपके पास पहुँच जाए। तो वीडियो में आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल इसके दूसरे पार्ट को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय हिंदी।